नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति एक हेलीकॉप्टर की क्रैश होने के बाद मारे गए हैं। ये दुर्घटना है या हत्या है, इसको लेकर विवाद चल रहा है और बहुत सारे विचार अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। जो लोग मीडिया के लोग बोल भी रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है वगैरह वगैरह, ये इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि वो वहाँ मौजूद हों और उनको पता हो कि ये सीधे सीधे दुर्घटना है। बगल वाले हेलीकॉप्टर में भाई साहब यही थे। जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, जिस तरह के रिलेशन है, इसके आधार पे अगर अड़ोस पड़ोस में किसी की हत्या हुई होती तो अभी तक पुलिस उठा के ले गई होती और इतना डंडा संस्कार कर दिया होता और जेल डाल दिया होता, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रथम दृष्टया सबूत कोई और नहीं हो सकते हमास के इन्वॉल्वमेंट के जितने इस मामले में हैं। कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं। और मेरी नज़र में इसमें हमास अगर कोई जिम्मेदार है, अगर किसी ने इसको हत्या को अंजाम दिया है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमास जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? इसके लिए हम बहुत सारे पहलुओं पे जाएंगे। पहले तो रईसी जो हैं वो आदमी था जिसने सबसे ज़्यादा इजराइल को ही सिर पे सरदर्द दे रखा था। 3H, हमास, हूती और हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ये 3H पूरा पश्चिमी समुदाय, खुद इराक, खुद इजराइल, ये कहते रहते थे हमेशा कि ये ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं और ये जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं ये ईरान ही इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है। पहली चीज़, ईरान की तरफ से रईसी ही हिजबुल्लाह को रसद दे रहे थे और हिजबुल्लाह के पास जो हज़ारों की तादाद में ज़बरदस्त मिसाइल हैं जिनके ज़रिए वो पूरे इजराइल को हिला सकता है, वो कहा जाता है कि रईसी ने दी है। जिन ड्रोन के ज़रिए और जिन रॉकेट के ज़रिए हूती विद्रोहियों ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, यूरोप से एशिया का संपर्क तोड़ दिया है और वो लगातार उस पर हमले कर रहा है। और पूरा का पूरा मामला, हालत ये है कि वो आपको मैं बता चुका हूँ, सुएज नहर से आवागमन लगभग बंद है और जो यूरोप से यहाँ एशिया में आने वाली चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया में, पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के आ रही हैं। और ये काम भी इजराइल के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और इजराइल के कंपनियां, इजराइल की मदद करने वाली कंपनियां, इजराइल जाने वाली रसद, ऐसी कोई भी चीज़ है वो हूतियों के मुख्य रूप से निशाने पर है। तीसरा है हमास। हमास भी आप जानते ही हैं किस तरह, वो है ईरान। अगर ईरान को कमज़ोर कर दिया जाए, चुप कर दिया जाए, शांत कर दिया जाए तो इनकी तीनों का दाना पानी जिसको कहें, इनकी ऑक्सीजन की सप्लाई कहें या इनकी बिजली पानी की सप्लाई कहें या इनको मिलने वाली किसी भी तरह का जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ईरान से सपोर्ट कट ऑफ होता है तो इजराइल के ये तीनों सिरदर्द HHH ख़त्म हो जाएंगे। तो एक फैक्टर ये है जिसके कारण ईरान को वो पूरी तरह से, इजराइल चाहेगा कि नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरा फैक्टर यह है कि ईरान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सब जगह खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था, लेकिन ईरान को पता था कि ये अमेरिका, अब आप सोचिए, रईसी के एक्सीडेंट के बाद में हेलीकॉप्टर को तलाश करने में अमेरिका ने मदद करने से इनकार कर दिया था। ये खुद अमेरिका ने कहा है। तो इस हद तक नफरत अमेरिका ईरान से करता है, इजराइल करता है। और अगर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तुर्की के ड्रोन और उनका पूरा जो रेस्क्यू टीम शामिल नहीं हुई होती, आपने तस्वीरों में देखा होगा लाल कपड़े वाले, तो शायद इस दुर्घटना के स्थान तक पहुंचना मुश्किल होता, क्योंकि उनको थर्मल सेंसिंग डिवाइस है उनके ड्रोन में, जिसके ज़रिए उन्होंने उस जगह के तापमान से पता लगाया कि इस जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वहाँ पहुँचे। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जो भी आपको पता है कि इस तरह से क्रैश साइट मिली, उसके बाद में ये हुआ कि कोई भी नहीं बचा होगा, फिर बहुत सारी बुरी हालत में बहुत सारे शव मिले, जिसके बाद इस नतीजे पर पहुँचे। चूँकि इस हेलीकॉप्टर से किसी तरह का कोई
सिग्नल नहीं दिया गया था, इसलिए आसपास के लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। दूसरी शक की वजह यह बनती है कि इजराइल का हाथ इसके पीछे हो सकता है, और उसकी वजह यह है कि मोसाद का जो सबसे बड़ा गढ़ है दुनिया में, अगर इजराइल से बाहर कहीं है तो वो अजरबैजान है। अजरबैजान की सरकार माना जाता है कि इजराइल की कठपुतली सरकार है। ईरान उसके साथ संबंध सामान्य करने में लगा हुआ, और इसी सिलसिले में ये गए हुए थे और वहाँ पे बॉर्डर पे एक बांध है उसका उद्घाटन करने गए हुए थे, वहाँ से लौट रहे थे। लौट के आते हैं, रास्ते में एक जगह बहुत ज़्यादा कोहरा और ठंड थी, और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना कोहरा और ठंड उनको कभी इस मौसम में कभी नहीं दिखी है, ये अचानक आ गई है, इसका कोई कारण नहीं था। तो जब वो लौट के आते हैं तो उसके बाद में उनका जो दुर्घटना की बात कही जा रही है, उनका वो क्रैश कर गया। पहले उसको हार्ड लैंडिंग कहा गया। अगर हार्ड लैंडिंग कहा गया तो कैसे कहा गया? क्या वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में थे? क्या उन्होंने कोई ऐसी जानकारी दी थी? पायलटों से कोई कम्युनिकेशन हुआ था? किस आधार पर इरना ने ये खबर जारी की, ये अभी तक रहस्य है। तो ये अजरबैजान के बॉर्डर से उड़ते हैं, तो अजरबैजान के बॉर्डर के पास में ही एक पूरा का पूरा जमावड़ा है मोसाद के एजेंट्स का। मोसाद की वो ज़मीन है, मोसाद के एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे वहाँ पे हैं। तो वहाँ से किसी भी मूवमेंट को, किसी भी चीज़ को ईरान की सीमा में कवर करना मोसाद के लिए आसान है। पूरा ईरान तो कवर किया नहीं जा सकता, ईरान बड़ा देश है, करीब पाकिस्तान का डबल और भारत का आधे साइज़ का, तो इतना बड़ा देश तो कवर किया नहीं जा सकता। तो ये मौका था उनके लिए कि उनके लिए आसानी से रेंज में था ये हेलीकॉप्टर। 3 हेलीकॉप्टर और 4 हेलीकॉप्टर, 2 थ्योरीज आ रही हैं। तो 3 और 4 हेलीकॉप्टर जब वापस लौट रहे थे तो एक बड़ा सवाल इस बात का है कि इसी हेलीकॉप्टर की दुर्घटना क्यों हुई। जब डिफेंस के हेलीकॉप्टर एक साथ चलते हैं और उसमें भी जब वीआईपी कोई हो तो वो फॉर्मेशन बना के चलते हैं, वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, और वो ताकि किसी भी प्रकार की कोई अर्जेंसी हो तो एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन ये हेलीकॉप्टर अचानक गायब हो गया और बाकी के हेलीकॉप्टरों को खबर तक नहीं हो पाई, पता भी नहीं चला। ये भी अपने आप में रहस्य है। और ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे 2 अनुमान हैं। एक अनुमान ये है कि कुछ ना कुछ रेडियो फंक्शन में गड़बड़ की होगी। दरअसल जो डिवाइस हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, आजकल तो कारें भी, उसमें एक पुर्जा दूसरे के साथ में जो संवाद करता है, अगर आपने यहाँ कुछ दबाया तो वो इंजन तक संदेश जाएगा, वो बहुत कुछ सिग्नल के ज़रिए जाता है, वो सब मैकेनिकल नहीं होता है। इधर से एक सिग्नल जनरेट हुआ, उधर चला गया। जैसे ब्लूटूथ से आप अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं यहाँ पे तो मोबाइल में वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इस कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक किया गया हो और इसके ज़रिए मिसकम्युनिकेशन किया गया हो। ये मिसकम्युनिकेशन कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है क्योंकि ये जो विमान हैं, ये विमान ऐसे विमान हैं जिनको आसानी से हैंडल किया जा सकता था, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी, इनके अंदर का सर्किट वर्किट, सारी चीज़ें दुनिया में एक देश को पता थी। ये देश है अमेरिका। अमेरिका ईरान को पसंद नहीं करता और इतनी नफरत करता है कि मैंने आपको बताया कि रईसी के तलाश करने के लिए उनके हेलीकॉप्टर भी अमेरिका ने कोई मदद नहीं की। तो है ये कि ये 412 टाइप का हेलीकॉप्टर है, इसको कनाडा के लिए तैयार किया था कभी अमेरिका ने। और जब ईरान के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे थे, जब ईरान से अमेरिका को फ़ायदा था तो उससे दोस्ती बनाया हुआ था, उस समय ये हेलीकॉप्टर ईरान को दिए गए थे। यानी इस हेलीकॉप्टर की डिटेल टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास में है। और ये 70 के दशक की बात करें तब से ईरान के पास में है। तो इस हेलीकॉप्टर को लेकर बहुत सारी चाहें, चाहे इसमें एनाउंसमेंट हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, वो जानकारियाँ अमेरिका के पास में, CIA के पास में हैं। और किसी से छिपा नहीं है कि मोसाद, CIA और MI6 और ISI पाकिस्तान की भी, ये सब लोग कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड तरीके से एफर्ट करते हैं और इनके एक दूसरे के साथ में संपर्क हैं। तो ये संभव है कि जो हमला करने वाली मोसाद के लोग हों या जो एजेंट्स हों, उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन पहले से हो कि कैसे किया जा सकता है। दूसरी आशंका बताई जा रही है लेज़र वाली, क्योंकि रूट पहले से पता था कि यहाँ से वो गुजरेंगे तो उनके हेलीकॉप्टर को, चॉपर को लेज़र के ज़रिए गिरा दिया गया हो। दोनों ही स्थितियों में पायलट को कुछ समझ में आए इससे पहले एक्सीडेंट हो सकता है।
कुछ डिवाइस होती हैं जिसको कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं और वॉइस फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर कहते हैं। ब्लैक बॉक्स आपने सुना होगा, एक डब्बा सा होता है जिसके अंदर ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं ताकि आपको पता चले। अब इसमें थी कि नहीं थी, क्योंकि विमानों में तो होती है, हेलीकॉप्टर में, सब में ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी किसी हेलीकॉप्टर में डिवाइस लगी होती है। ये डिवाइस क्या काम करती है कि आपका जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी कमांड आप दे रहे हैं, उस सब को एक जगह, एक ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स, उसके अंदर ये कमांड जमा होती जाती हैं ताकि एक्सीडेंट हो उस केस में उसको रिकवर किया जा सके, वो आग वाग से नष्ट नहीं होता है, और डाटा को एनालाइज किया जा सके कि दुर्घटना में क्या हुआ होगा। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में वो सारी बातें होती हैं जो आपस में पायलट बात कर रहे हैं या जो भी आवाज़ हो रही है वो सब रिकॉर्ड हो रही होती है, उससे पता चलता है ये क्या हुआ। लेकिन हेलीकॉप्टर में आमतौर पर ये होती नहीं है, लेकिन अगर कोई सुपर वीआईपी हेलीकॉप्टर की स्थिति हो, कुछ हो, तो बात अलग है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उससे आपको पता चल जाएगी कि अंतिम समय में क्या कठिनाइयां सामने आई होंगी। किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ, तो एक ये बड़ी संभावना लगती है कि इसको गिरा दिया हो। अब आप कहेंगे कि साहब ये क्या बात कर रहे हैं कि इतना आसान थोड़ी है, कोई किसी को उड़ा देगा वगैरह वगैरह। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको चौंकाते हैं। जैसे कि जब ये फ्लाइट लौट रही थी तो इसका पायलट बदल दिया गया था। क्यों बदला गया, क्या प्रयोजन था, ये जांच का विषय है कि ये फैसला क्यों लिया गया। दूसरी बात ये कि जब एक ही साथ, एक ही परिस्थितियों में एक साथ 3 या 4 हेलीकॉप्टर जा रहे हैं तो वो एक ही हेलीकॉप्टर जो है वो क्यों फंसा, बाकी हेलीकॉप्टर बगैर तकलीफ, बगैर परेशानी के क्यों निकल गए। लेकिन ये सब बातें हो सकती हैं जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते वो बात ये है कि मोसाद का इतिहास क्या है। मोसाद इस तरह की किलिंग्स को अंजाम दे चुका है और ईरान के ऊपर भी हमला कर चुका है। मोहसिन फखरीजादे, मोहसिन फखरीजादे परमाणु वैज्ञानिक थे। आयतुल्लाह खुमैनी ये मानते थे कि परमाणु बम बनाना इस्लाम के खिलाफ है और ईरान ये बम नहीं बनाएगा। तो बहुत सारे लोग जैसे रईसी और मोहसिन फखरीजादे, मोहसिन फखरीजादे नंबर 2 थे समझिए रईसी के बाद। ये वो लोग थे जिन्होंने ये मनाया कि वक्त की ज़रूरत है और हमको परमाणु बम बनाना चाहिए। ईरान में परमाणु बम के रिफाइनिंग की कैपेसिटी डेवलप की गई। परमाणु बम बनाने के लिए जो यूरेनियम होता है वो बहुत रिफाइन यूरेनियम की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा शुद्ध चाहिए होता है। तो उसको शुद्ध करने की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी ईरान ने हासिल की। और ये फखरीजादे जो हैं ये इनका पूरा वो परमाणु कार्यक्रम के समझ लीजिए पितामह थे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से वो टेक्नोलॉजी हासिल किया, जो भी हो। फखरीजादे थोड़ा सा सूफी तबीयत के आदमी थे, बहुत ज़्यादा एलीट आदमी नहीं थे। अपने गांव जाते थे, कई दिन छुट्टी पर रहते थे। एक दिन वो अपने गांव से वापस लौट रहे थे और रास्ते में एक जगह एक स्पीड ब्रेकर था। तो जाहिर बात है स्पीड ब्रेकर पार करने के लिए आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। उस स्पीड ब्रेकर के पार सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा हुआ था और वो ट्रक जो है उस ट्रक के अंदर से एक गोली चली जिसने फखरीजादे को मार दिया, ढेर कर दिया या उनकी हत्या कर दी। ये ट्रक हजारों किलोमीटर दूर इजराइल से नियंत्रित हो रहा था। इजराइल ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की उसमें ऐसी गन लगाई गई थी जो एआई पावर्ड थी, जो ये पहचानने में सक्षम थी कि सामने से जो कार में बैठा हुआ ड्राइवर है वो मोहसिन फखरीजादे है। वहाँ से अनेक गाड़ियाँ निकली होंगी उस स्पीड ब्रेकर से, लेकिन गन ने गलती नहीं की। जब फखरीजादे का चेहरा दिखाई दिया, मैं आपको अक्सर बोलता हूँ किस तरह से सर्विलांस हो रही है, किस तरह से सड़कों पे कैमरे लगे हुए हैं, एक एक चेहरे को पढ़ रहे हैं। उसने चेहरा पहचानते ही इजराइल को इन्फॉर्म किया। 1 सेकंड के अंदर वहाँ से ह्यूमनली उसकी पहचान हुई कि हाँ यही है, और कमांड दी गई। और कमांड मिलते ही गन से गोली चली। गोली चलने के कुछ सेकंड के अंदर ही एक धमाका हुआ और वो ट्रक उड़ गया। उस ट्रक के अंदर उस समय एक भी आदमी नहीं था।
कोई ड्राइवर उस ट्रक को पार करके चला गया था। तो जो जासूसी गतिविधियां हैं मोसाद की ईरान के अंदर, वो बहुत दुर्दांत हैं। और ये जो फखरीजादे की हत्या है, ये अपने आप में लैंडमार्क है, क्योंकि ऐसी हत्या इससे पहले कभी नहीं हुई। तो जो रिकॉर्ड है, जिसको आप इतिहास कहेंगे ईरान का, वो रिकॉर्ड भी ये कहता है कि ये बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। और उसकी वजह है इजराइल। इजराइल हर समय ईरान को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता है। और जो रिकॉर्ड है जिसकी हम बात करें, वो इजराइल का ऐसा है जिसमें उसने बहुत सफाई से उसके एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या कर दी। इसके अलावा अभी हाल ही की बात है, आपको पता है कि किस तरह से ईरान ने ईरान के दूतावास पे सीरिया में मिसाइल गिराई इजराइल ने। इसमें करीब 16 लोग मारे गए थे। 1 अप्रैल को यह हुआ और 13 दिन तक ईरान ने इंतज़ार किया। 13वें दिन ईरान ने बहुत सारी मिसाइल, रॉकेट इजराइल के ऊपर छोड़े। इजराइल का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, जिसको लोग आयरन डोम के नाम से बुलाते हैं, वो उन रॉकेट्स को गिराने लग गया। और इन रॉकेट्स को केवल भरमाने के लिए भेजा गया था। वो जैसे ही इसको भरमाने के भ्रम में ईरान जुटा रहा, पीछे से उसने अपने एक्चुअल ड्रोन भेजे, जिन्होंने जाके इजराइल के बहुत अहम एयरवेज को तबाह कर दिया। तो ये 1 अप्रैल की बात है। तो ये एक ताज़ा तनाव दोनों देशों के बीच में बना हुआ था। पहले उन्होंने उड़ाया, इजराइल ने इनकी एम्बेसी को दमिश्क में। जवाब में इन्होंने उनके यहाँ पे उनके एयरवेज वगैरह उड़ा दिए। उसके बाद उसने एक एयर स्ट्राइक की ईरान पे, और ये माना जा रहा था कि इसके बाद में टेंशन ख़त्म हो गया। 19 अप्रैल की बात है। लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है और ये सब फालतू की बात है। उनके मीडिया ने उसको अंडर प्ले किया। तो ये माना जा रहा था कि भाई ईरान आखिरी वार भी कर लिया, तो अब ईरान की बारी है, जो कुछ करना है ईरान करेगा या नहीं करेगा। इस बीच में ये घटनाक्रम हुआ है जिसमें उनके राष्ट्रपति को ही उड़ा दिया गया, अगर इसे सही माना जाए। बहरहाल ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से इजराइल ईरान के ऊपर ये हमला कर सकता है। ये वो परिस्थितियां हैं, ये वो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं जिनके आधार पर आसानी से आप किसी को दोषी मान सकते हैं। आपके इलाके में कोई घटना होती है, पुलिस क्या करती है, भैया ये आदमी चोरी कर सकता है, ये 5 आदमी हैं जो चोरी कर सकते हैं, आपको पता है, 5 को पकड़ लेगी। कर भी सकते हैं इन 5 आदमी की दुश्मनी चल रही थी फलां के साथ में, तब तो और पक्का हो गया। ये 5 आदमी जो है उस इलाके में इनका बहुत अच्छे से इनके लोग हैं, वहाँ पे इनके आदमी हैं, ये उनका कार्य क्षेत्र है, अजरबैजान वगैरह के बगल में हादसा और पक्का हो गया। तो सारी चीज़ें जो हैं वो कहती हैं कि ये मोसाद का हाथ है। अब दुनिया इसको लीपापोती करने में लगी है, कोई इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल दे रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता ना हो उसका हाथ, लेकिन ये हादसा है, इस बात को पक्के तौर पे कैसे कह सकते हो? कोई जांच रिपोर्ट आई क्या? ईरान ने कोई रिपोर्ट जारी की क्या? क्यों पूरा वेस्टर्न मीडिया और पूरे जो वेस्टर्न मीडिया के जो लोग हैं और भारत में जो इंग्लिश मीडिया है और गोदी मीडिया है, वो इस बात को एडवांस में घोषित कर देने पे उतारू हैं कि ये दुर्घटना थी? अरे भाई 3-4 पहलू हैं, तीनों चारों को डिस्कस करो, जांच के बाद पता चलेगा कि ये क्या था। लेकिन पहले से इसको क्लीन चिट देनी शुरू कर दी। एक और कारण जिसके कारण नेतन्याहू इसको अंजाम दे सकते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इतिहास के अभूतपूर्व संकट से गुजर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और नेतन्याहू की गद्दी किसी भी क्षण जा सकती है। अभी हाल के घटनाक्रम हुए हैं, जो वहां के डिफेंस फोर्सेस के सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने नेतन्याहू को हटाने की कोशिश की, ऐसा रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा आईसीसी के जरिए, इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ है गाजा में वॉर छेड़ने के लिए। तो वो एक तरह से, और इस बड़ी संख्या में दोबारा से लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं इजराइल में और नेतन्याहू को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो ये जो प्रेशर जब होता है, जब अंदर का खतरा हो, तो उससे ध्यान बटाने के लिए बाहर का खतरा खड़ा कर दिया जाता है। हम लोग सालों से देखते रहे, सर्जिकल स्ट्राइक या जो भी हो, पाकिस्तान के साथ में हमारे यहाँ ये आंख में चोली चलती रही है। इस दौरान पाकिस्तान में लीडरशिप, अगर ये नवाज शरीफ होता ना,
इस चुनाव में आप फिर कोई ऐसी चीज़ खेल रहे होते जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई होती। तो बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो काम था, ये भी एक हद तक ये लगता है कि ध्यान बटाने की कोशिश रहा होगा और अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत करने का एक प्रयास रहा होगा। लेकिन जो भी हो, ईरान को ये बड़ा धक्का है और आर्मेनी छोटे मोटे समझदार आदमी नहीं है। वो राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति से भी बड़े राष्ट्रपति होते हैं वहाँ पे, उन्हीं के हिसाब से पूरा सिस्टम चलता है, सरकार चलती है। और वो निश्चित तौर पे कुछ नया प्लान कर रहे होंगे जो इस इलाके को और गर्म बना सकता है। और भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि हमने अभी नए सिरे से बहुत लंबे समय तक अमेरिका के डर से, दूसरी चीज़ों से मोदी जी ने जो है वो चाबहार पोर्ट और दूसरी चीज़ों को रोक के रखा था। अभी समझौता किया है और किसी तरह से चाबहार पोर्ट दोबारा से लिया है। इस बीच में चीन वहाँ बड़े सारे इस्टेब्लिशमेंट बना चुका है। चीन ने उस पूरे, क्योंकि वो पोर्ट जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेटजिक नज़रिए से और भारत के लिए भी, व्यापार के नज़रिए से भी। तो इसलिए जो है वो भारत को भी थोड़ा सजग होने की ज़रूरत है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये वॉर इजराइल से और नज़दीक आ जाएगी पश्चिम एशिया में। और ईरान जो है वो मेरे ख्याल से पश्चिम एशिया का अगर आप देखें तो हमारे सबसे नज़दीक है, भारत पाकिस्तान के बहुत नज़दीक है, बीच में छोटा सा समुंदर ही पड़ता है। तो चिंता की बात हमारे लिए भी है। बड़ा जो भी है, लेकिन आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि कितने बुरे और गंदे लोग होते हैं दुनिया के हुक्मरान। अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। जो साहब अभी दिवंगत हुए हैं, इनके ऊपर भी आरोप है कि इन्होंने अनेक लोगों को मौत की सजाएं सुनाई। जो लड़कियों के कपड़ों को लेकर जो हुआ था अभी पिछले दिनों, उसके लिए भी ये जिम्मेदार माने जाते हैं। और उन्होंने उन लड़कियों को केवल वहाँ का जो कानून है उसके हिसाब से वो कपड़े नहीं पहने थी, इसके कारण उनको इतना पीटा गया कि उनकी हिरासत में मौत हो गई। उस मौत के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुए, सड़कों पे लोग उतरे। तो जो भी है, ये जो सत्ताधारी तंत्र होता है ना, सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं, ये पता नहीं क्यों अच्छे लोग नहीं होते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।